और बैठ जाइए, ठीक है। देखिए इधर बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे कि √2a का परमेय संख्या है ना बाबू। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करें कि √2a कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो हम बताए थे कि √2 रहे या √3 रहे, √5, √7, √11, ये जितना भी संख्या है कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन दे सकता है, सिद्ध करे कि √2a का परमेय संख्या है, या तो बोल दे कि सिद्ध करे कि √3a का परमेय संख्या है, या आपको कह दे कि सिद्ध करे कि √7a का परमेय संख्या है। यानी इस इतना में से कोई भी क्वेश्चन आपको एक पूछ सकता है। और इस 1 2 3 4 5 गो है, एक जैसा ही बनेगा, एक ही जैसा। मान लीजिए कि जैसे √2 बन रहा है और उसे √3 बनेगा, √4 बनेगा, √4 नहीं, √5, √7 उसी प्रकार से बनेगा। दिक्कत? ठीक है। तो देखिए इसको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको मान लीजिएगा, है ना। जैसे लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरमेय संख्या, तो इसको उल्टा मान लेना है। क्या मानना है? उल्टा मानना कि सिद्ध माना कि यह एक परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेना है कि माना कि √2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या मानना है। तो परिमेय संख्या बराबर, तब इसको लिख सकते हैं √2 बराबर, परिमेय को क्या सूचित करते हैं? p/q से सूचित करते हैं कि नहीं बाबू? परिमेय संख्या को p/q से सूचित करते हैं ना। तो ये लिखना है √2 बराबर p/q, क्योंकि इसको कौन सी संख्या माने हैं? परिमेय संख्या माने हैं। जहां p और q, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। p और q कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। क्या लिखना है कि जहां p और q एक पूर्णांक संख्या या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब इसको क्या कर देना, एकदम नियम समझते जाए। जिस तरह से इसको करो उसी प्रकार से √3, √5, √7, √11 जितना भी है सब इसी तरह से होगा। सबसे पहले क्या मान लेना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर p/q, जहां p और q एक कौन संख्या? पूर्णांक संख्या है। उसके बाद लिख देना है क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो √2 = p/q को दोनों साइड में क्या कर दीजिए आप? वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर करना। समझेगा बाबू? स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचा? 2 बचा। ये क्या हो जाएगा? p²/q²। यहाँ तक दिक्कत है। चलिए अब इसको क्या करना है, तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए? गुना कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2q² p² होगा बाबू, होगा ना। उसके बाद लिखना है q², इधर 2 है जो गुना में इस साइड में आएगा तो भागा में, तो कितना हो जाएगा? p²/2। अब यहाँ से क्या लिख देना है आपको? चूंकि p² को 2 विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए p को भी 2 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब इतना क्या लिखना है
कि यहाँ इसका बटा का मतलब क्या होगा, अगर मान लिया कि यहाँ पे 4 लिखा यहाँ पे 2 है तो 2 दूना 4 कट रहा है ना। इसका मतलब क्या कि नीचे वाला जो संख्या रहता है ऊपर वाला को विभाजित करता है यानी भाग करता है यानी काटता है ना छोटे। तो देखो पी स्क्वायर बटे 2 यानी पी की जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, उसको 2 जी क्या करेगा विभाजित करेगा। अगर मान लिया जाए छोटे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर की जगह पर 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा बाई 3 3 तिहाई 9 कट सकती है कि नहीं कट सकती है, कटेगी ना। तो क्या कर रहा है उसी तरह इसलिए लिखे हैं कि पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। अगर इसकी जगह पे क्या पी रहता तो विभाजित करता कि नहीं करता, करता। तो पी को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है चलिए अब इधर देख लीजिए था। अब P बराबर मान लेना है। अब माना कि P बराबर 2m, क्या मानना है P बराबर कितना मान लेना है 2m मान लेना है। ये नहीं एबीसीडी कोई भी लेटर आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 2m मान सकते हैं। ठीक है एबीसीडी का कोई भी लेटर आप मान सकते थे। माना कि P बराबर 2m। ठीक है बाबू, इसको समीकरण क्या बोल सकते हैं, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिए कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, रखने पर 1 में रखने पर ना, एक क्या है क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बटे 2, पी स्क्वायर बटे 2। चलिए अब इसको क्या लिखना है तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए, अब यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर एम के जगह पी के जगह पर कितना रखेंगे बाबू एम, 2m ना, कितना रखेंगे 2m, तो 2m का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2। क्या दिक्कत है, हो गया। चलिए अब इधर देख लीजिए, साइड में आइए इधर, हो गया ना। अब इसको तिरछा तिरछी क्यू स्क्वायर इजकल टू, अब इसको 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, आई कितना होगा एम स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको इधर गुना में पट आएगा तो भागा में, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर बटे 2। कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है, इसलिए Q को भी 2 विभाजित करेगा। जो यहाँ पे लिखे हैं वही यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे बस ये लिखे थे कि P स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि Q स्क्वायर को 2 क्या करता है विभाजित करता है, विभाजित करता है ना। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमें यह मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे कि अतः हमें यह मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या है जो P और Q दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है,
इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। दिक्कत है, समझ आया? तो इसी तरह से आपको √3 बनेगा, √5 बनेगा, √7 इसी तरह से बनना है। बस जिस तरह से जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी जो लिखा हुआ है सेम वही लिखाएगा। क्या दिक्कत है? चलिए तो इसको उतार लीजिए। देखिए अब √3 को सिद्ध करते हैं। किसको सिद्ध करते हैं? √3 को सिद्ध करते हैं। देखिए सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी बताया ना कि √2 को जैसे सिद्ध किए उसी तरह से किसको सिद्ध होगा? √3 को सिद्ध होगा, √5 को, √7, √11 जितना भी बता रहे हैं जो अपरिमेय संख्या है वह संख्या को इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, है ना? सिंगल वाला को, केवल सिंगल वाला को, सिर्फ एक रूट के अंदर सिर्फ एक संख्या रहेगा, इसके आगे ना इसके पीछे कोई संख्या नहीं रहेगा, तो इसी प्रकार से उसको सिद्ध होगा। क्या समझ में आ गया ना? चलिए देख लीजिए, सिद्ध कर लेते हैं। जिस तरह से उसको माने थे उसी प्रकार से इसको भी मान लेंगे, ठीक है ना? हल माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है ना? तो √3 बराबर p/q। √3 बराबर क्या होगा? p/q, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है ना? अब इसको क्या करना, इतना करने के बाद क्या किए थे कि दोनों तरफ क्या कर दिए थे? वर्ग किए थे। क्या किए थे? वर्ग। तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ करने पर, ठीक है ना? तो √3 बराबर p/q, √3 बराबर p/q। इसको भी वर्ग कर दीजिए, दोनों साइड में क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। कोई दिक्कत है? देखिए क्या हो गया ना? अब इसको स्क्वायर से रूट क्या करेंगे? काट देंगे। तो कितना बचेगा? 3। इसको क्या लिखेंगे? p²/q²। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो q² = कितना हो जाएगा? p²। कोई दिक्कत? अब इसको क्या लिख सकते हैं कि q² बराबर p²/3। हो गया ना? हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे कि 3 है जो किसको विभाजित कर रहा है? p² का, तो p को भी विभाजित करेगा, है ना? उसी प्रकार से इसको लिख दीजिए कि p² को 3 विभाजित करता है ना? p² को 3 विभाजित करता है, इसलिए p को भी 3 विभाजित करेगा ना बाबू? करेगा। अब इतना होने के बाद क्या लिखेंगे कि p² को 3 विभाजित करता है, इसलिए p को भी 3 विभाजित करेगा। क्यों क्यों विभाजित करेगा? क्योंकि p और q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना बाबू? पूर्णांक संख्या है तो उसको जो संख्या नीचे वाला है, क्योंकि नीचे से जो भी संख्या लिखा रहता है हर में ऊपर वालों को विभाजित करती है, हमेशा काटती है ना? चाहे दशमलव में काटे चाहे किस रूप में काटे, लेकिन विभाजित करती है, हम लोग सब जानते हैं, है ना? अब क्या करना है? माना कि
अब मान लेना है कि माना कि m बराबर 3 है तो 3 मानेंगे, है ना, 3m। जखनी 2 था तो 2m माने थे, अभी 3 है तो 3m मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख देना है इसको, समीकरण 1 मान लीजिएगा। कितना मानिएगा? 1। अब लिखिएगा कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में यहाँ p बराबर न माने थे बाबू। समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? q² बराबर p² बटे 2 है, यही ना समीकरण 1 था। चलिए अब इस, सॉरी 3 है ना, इसमें q² बराबर m का p का मान कितना है? 3m है ना, तो 3m के स्क्वायर पूरा के ना होगा, हो गया ना। नीचे उसके बाद कहा, नीचे 3 है ना, नीचे 3 है। चलिए अब इधर आ जाइए, इसको लिख सकते हैं q² बराबर 3 का वर्ग 9, m का m² बटे 3। देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, m का स्क्वायर m²। अब नीचे 3 है तो 3 दिया ही कट गया, यानी लिख सकते हैं q² बराबर कितना लिखेंगे? 3m²। अब इसको इधर गुना मी पट आएगा तो भागा मी, या तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं q² 3 बटे m²। इसको सीधा से लिख सकते हैं तो m² बराबर q² 3। कोई दिक्कत है बाबू? अब इसको लिखिएगा कि चूंकि q को 3 विभाजित करता है, इसलिए q को भी 3 विभाजित करेगा, है ना बाबू। क्या देख रहे हैं कि 3 एक ऐसी संख्या है जो p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर, एक ही संख्या है, यानी उभयनिष्ठ संख्या को मान सकते हैं। वैसी संख्या जो एक ही संख्या दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है ना, उसी को कौन संख्या कहेंगे? उभयनिष्ठ संख्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना कि अतः हमें यह मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, क्योंकि क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है, ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है, ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है जो p और q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में आपको पूछेगा, ठीक है ना। क्या लिखना है कि हमें यह मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि
3 एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है जो p और q दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है, जो संभव नहीं है बाबू, है ना। इसीलिए √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए कौन क्या सिद्ध करना है। छोटा छोटा जितना भी बता रहे थे, √3, √2, √5, √7, √11, √13, जितना भी है, √17, जितना भी संख्या है सभी को उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से √2 को सिद्ध किए हैं, √3 को सिद्ध किए हैं। आप सबको कर लीजिएगा घर, ठीक है। अभी देखिए अगला टाइप, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। देखने में बड़ा लग रहा है ना, देखने में बड़ा, वो वाला सिर्फ 5 था, √3 था, √2 था, लेकिन यहाँ पे आगे क्या लग गया, 3+, है ना, या माइनस भी हो सकता है, 3 - √5, 3 + √5, इस प्रकार से हो सकती है। तो ये बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका से, बहुत इजी तरीका से ये बन जाता है। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले जिस तरह से उसमें माने थे उसी प्रकार से इसमें मान लीजिए, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3 + √5 बराबर p/q, ठीक है ना। परिमेय मानेंगे तो परिमेय के लिखते हैं p/q। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। चलिए अब इसमें उसमें क्या करते थे, दोनों तरफ वर्ग करते थे, है ना बाबू, लेकिन इसमें दोनों तरफ वर्ग करना नहीं है। इस बहुत सरल तरीका से हो जाएगा, देख लीजिए। √5 = p/q। अब इधर प्लस में पट जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे, √5 बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, q होगा, अब p - 3 q होगा बाबू, हो जाएगा। अब इतना के बाद ही आपको सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बस आपको लिख देना है कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q बटे q एक परिमेय संख्या है ना बाबू। जो p/q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना, p/q के रूप में है, कौन सा क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको लिख सकते, हम बताए थे कि जो बायां साइड में रहता है उसे LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद RHS कहते हैं ना, राइट हैंड साइड। अब इसको लिख सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्या लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी एक दूसरे को आपस में बराबर, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, दोनों है बराबर है, दोनों साइड में है परिमेय परिमेय या अपरिमेय अपरिमेय है बाबू, नहीं है। इसीलिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3 + √5 एक 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना कीजिएगा आपका सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है, दिक्कत है छोटे, इतना समझ में आ गया तो ठीक है, उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 3 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। उसी प्रकार से सिद्ध होगा जिस प्रकार से अभी किए हैं, बशर्ते इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। जैसे उसमें हल करते थे इसमें भी उसी प्रकार से हल होगा। माना कि 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब लिख दीजिए 3 + 5√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस में 3 है ना, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 5√2 = P/3 माइनस कितना 3। आप देख लीजिए 5√2 इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्यू आएगा बाबू, P-3Q होगा। अब इसको क्या कर देंगे, देख लीजिए √2 बराबर, इधर गुना में ना है, इसके साथ 5 क्या से है, क्या में है, गुना में ना है। √2 के साथ जो 5 है इधर गुना में, इस साइड में आएगा तो भागा में, तब P-3Q बटे Q के साथ आ जाएगा ना 5Q, हो गया। अब बस लिख दीजिए और क्या, कि चूंकि क्या लिखना है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-3Q/5Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए अभी हम बताए थे यहाँ पे एक बराबर एक उसमें लिखे थे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, उसमें लिखे थे ना बाबू। तो इसको में भी तो वही ना है, RHS अलग है, LHS अलग है ना। यानी LHS में कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है और RHS में कह सकते हैं परिमेय संख्या। यानी इसको कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना। जब दोनों आपस में बराबर है ये नहीं है, यहाँ पे सिद्ध भी किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-3Q/5Q एक परिमेय संख्या है। इसीलिए कौन सी होगा, 3 + 5√2 एक कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत तो उतार लीजिए। देखिए सिद्ध करें कि √5√7 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है ना बाबू। तो उसको जैसे उसको बनाते थे इसी प्रकार से इसको भी बना दीजिए। माना कि 5√7 एक परिमेय संख्या है, है ना। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 5√7 = P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। सभी में ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ √7 इधर गुना में ना छोटे, इस साइड में आएगा तो बटा में ना, तो 5Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5Q। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, अब लिख देना है कि चूंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है, कितना छोटा था, है ना, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/5Q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना, होगा ना। अतः
5√7 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है दिक्कत? तो इतना लो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से फिर से घरे जाइए और रिवीजन कीजिए, बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, उतार लीजिए।